Hello everyone. Today we are going to discuss the last part of anti-neoplastic agents or anti-cancer agents. कल हमने एंटी कैंसर एजेंट्स में सबसे पहले एल्काइलेटिंग एजेंट्स किए थे और फिर हमने एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में जाना। आज हम स्टार्ट करेंगे विद एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उनमें सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आती है डेक्टिनोमाइसिन की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेक्टिनोमाइसिन। इसमें अब हमारे पास सबसे पहले आएगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग क्या करती है, स्ट्रांगली और रिवर्सिबली बाइंड कर जाती है डीएनए के साथ। डीएनए के साथ खुद से जाकर जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से डीएनए से आगे आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी और सेल जो है वो डेड हो जाएगा। फिर आती हैं इसके यूजेस। डेक्टिनोमाइसिन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विल्म्स ट्यूमर और चाइल्डहुड रेब्डोमाइकोसार्कोमा में, एविंग्स सार्कोमा में, मेटास्टैटिक नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर कैंसर में एज पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है डोनोरियोपिसिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डोनोरियोपिसिन। डोनोरियोपिसिन क्या करती है, ये भी डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बना देती है बाय इंटरकलेशन बिटवीन बेस पेयर्स। जो डीएनए के बेस पेयर्स हैं जैसे एटीजीसी हैं, ये आपस में पेयरिंग करते हैं, लेकिन डोनोरियोपिसिन क्या करेगी, बीच में जाके इनके साथ पेयरिंग कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टोपोआइसोमरेज 2 की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और डीएनए टोपोआइसोमरेज कॉम्प्लेक्स जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। फिर आते हैं इसके यूजेस में सबसे पहला इसका यूज है हमारे पास इन एक्यूट नॉन लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में। माइलोजिनस हो सकता है, मोनोसिटिक हो सकता है, एरिथ्रॉइड हो सकता है एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में। इसके अलावा इसको लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक आती है डॉक्सोरुबिसिन। डॉक्सोरुबिसिन का स्ट्रक्चर ये हमारे पास गिवन है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डॉक्सोरुबिसिन भी क्या करता है, जैसे डोनोरुबिसिन डीएनए के साथ इंटरकलेट करके उसके बेस पेयर्स के बीच में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसी तरीके से डॉक्सोरुबिसिन भी एक्ट करता है और टोपोआइसोमरेज 2 एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है, डीएनए और टोपोआइसोमरेज 2 कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करके। फिर आते हैं डॉक्सोरुबिसिन के यूजेस। डॉक्सोरुबिसिन को हम यूज करते हैं to produce regression in neoplastic conditions like acute lymphoblastic leukemia में, acute myeloblastic leukemia में, विल्म्स ट्यूमर में, न्यूरोब्लास्टोमा में, सॉफ्ट टिश्यू और बोन सार्कोमास में। इसके अलावा हम इसको ब्रेस्ट कैंसर में, ओवरी कैंसर में, ट्रांजिशनल ब्लैडर कैंसर में, थायराइड कैंसर में, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में, हॉजकिंस डिजीज में, मैलिग्नेंट लिम्फोमास में और ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमास में भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आती है ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन का ये बड़ा सारा स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, बट आरएनए सिंथेसिस को कंपैरेटिवली कम इनहिबिट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये कम इनहिबिट करता है। ये बेसिकली करता क्या है, डीएनए को तोड़ देता है। डीएनए क्लीविंग एक्शन कहते हैं इसका ब्लियोमाइसिन का। जो ये जो एक्शन है इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस और मेटल आयंस की प्रेजेंस से ही मीडिएट होता है। अगर वो नहीं है तो ये प्रॉपरली अपना एक्शन नहीं दिखा सकता। ये क्या करता है, जो मेटल एटम्स हैं या मेटल आयंस हैं उनके साथ ये चिलेशन कर देता है, कॉम्प्लेक्स सा बना देता है, जिससे एक स्यूडो एंजाइम बन जाता है। वो स्यूडो एंजाइम फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक सुपर ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल्स बना देगा। जो सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन ब्लियोमाइसिन चिलेट विद मेटल आयन एंड ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, डीएनए की क्लीवेज करते हैं, मतलब डीएनए को तोड़ देते हैं, जिससे आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाती, सेल डेथ हो जाती है।
फिर आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा, किस एरिया का, ट्रैकिया का, ब्रोंकस का, लंग्स का, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में और लिम्फोमास में। तो ये थे हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक्स जो हम एज एंटी कैंसर एजेंट्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले थी हमारे पास टेक्टिनोमाइसिन। ये क्या करती थी, रिवर्सिबली और स्ट्रांगली बाइंड करती थी विद डीएनए और उसकी सिंथेसिस नहीं होने देती थी। फिर डोनोरिबिसिन थी, ये क्या करती थी, इंटरकलेशन करती थी विद डीएनए बेस पेयर्स और टोपोआइसोमेरेस 2 एक्टिविटी को इनहिबिट करती थी। फिर हमारे पास आई डॉक्सोरुबिसिन। डॉक्सोरुबिसिन भी डोनोरुबिसिन की तरह एक्ट करती थी। फिर ब्लियोमाइसिन, ये क्या करती थी, ब्लियोमाइसिन मेटल आयन के साथ रिलेशन करके स्यूडो एंजाइम बनाएगी। वो स्यूडो एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो डीएनए को ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स हमारे पास आते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स, ऐसे एजेंट्स या ऐसी ड्रग्स जो हमें प्लांट से मिलती हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहली ड्रग आती है इटोपोसाइड। ये हमारे पास इटोपोसाइड का स्ट्रक्चर गिवन है। इसका हम पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इटोपोसाइड क्या करती है, डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से डीएनए की रीलाइगेशन रुक जाती है, जिसकी वजह आगे क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और जो कैंसर सेल है वो डेड हो जाएगा। इसके अलावा जो इटोपोसाइड है वो सेल साइकिल डिपेंडेंट है और फेज स्पेसिफिक है। मतलब जब सेल डिवीजन हो रही है तो वो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर सेल के फेज के ऊपर जाके ही एक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल इटोपोसाइड एस फेज और G2 फेज में एक्ट करती है और साथ में टोपोइसोमरेज 2 अल्फा आइसोफॉर्म जो होती है उसकी वजह से इसकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। फिर हमारे पास आती हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन दूसरी कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के साथ। हम इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में और लंग कैंसर में यूज कर सकते हैं, लिम्फोमास में यूज करते हैं इसको, नॉन लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज में, ग्लियोब्लास्टोमास में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरली अकरिंग एंटी कैंसर एजेंट है विनब्लास्टिन। ये है विनब्लास्टिन का स्ट्रक्चर। विनब्लास्टिन क्या है, एक माइटोटिक इनहिबिटर है। मतलब इसने क्या करना है, माइटोसिस को इनहिबिट करना है। सेल डिवीजन जिससे सेल मल्टीप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को ही ये रोक देती हैं। ये क्या करेगी, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन जो हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके साथ जाके जुड़ जाती है, जिससे क्या होगा, उसकी पॉलीमराइजेशन ट्यूबुलिन की रुक जाएगी और माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली भी नहीं हो पाएगी और जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है वो नहीं बनेगा और उसका साइटोस्केलेटल फंक्शन जो है वो रुक जाएगा। इस केस में क्या होगा, जब ये ट्यूबुलिन के साथ जुड़ती है तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो दूर होने में फेल कर जाते हैं, आपस में ही जुड़े रह जाते हैं। इसको बोलते हैं मेटाफेज अरेस्ट। फिर ये ड्रग भी जैसे हमने अभी पीछे किया इटोपोसाइड के बारे में, सेल साइकिल स्पेसिफिक है। ये भी सेल साइकिल स्पेसिफिक है और माइटोटिक फेज में एक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसके यूजेस। इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर में, लिम्फोमास में, न्यूरोब्लास्टोमा में, हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में, माइकोसिस में, हिस्टोसाइटोसिस में, कपोसिस सार्कोमा में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सिमिलर है जैसे विनब्लास्टिन का था। ये भी एक माइटोटिक इनहिबिटर है। माइटोटिक फेज में जाके ये एक्ट करती है, सेल साइकिल स्पेसिफिक है। इसने क्या करना है, उसी तरीके से ट्यूबुलिन जो हमारा माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है उसकी पॉलीमराइजेशन को रोक देना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली जो है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से माइटोटिक स्पिंडल में डिसरप्शन आएगी और साइटोस्केलेटल फंक्शन जो है वो इंटरफेयर हो जाता है। इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो दूर होने में फेल कर जाते हैं और मेटाफेज अरेस्ट हो जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके यूजेस भी इसके विनब्लास्टिन जैसे ही हैं। इसको हम ब्रेस्ट कैंसर में, टेस्टिकुलर कैंसर में, लिम्फोमा में, न्यूरोब्लास्टोमा में, हॉजकिंस नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में, माइकोसिस में, हिस्टोसाइटोसिस में, कापोसी सार्कोमा में यूज करते हैं। फिर हमारे पास कुछ एजेंट्स आते हैं जो मिसलेनियस हैं, जो इन किसी भी कैटेगरीज में स्ट्रक्चरली नहीं फिट बैठते। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन हमारे पास एक प्लैटिनम कंटेनिंग कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स होता है बिटवीन डायमीन एंड डाइक्लोरोप्लैटिनम। इस केस में ये इसका स्ट्रक्चर है, प्लैटिनम के ऊपर 2 अमाइनो ग्रुप्स लगे हैं और 2 क्लोरो ग्रुप्स लगे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस डायमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम 2, क्योंकि प्लैटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस केस में 2 है। ये आपस में ये ग्रुप सिस हैं, इस वजह से इसको सिस प्लैटिनम बोलते हैं। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलग अलग तरह के हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये डीएनए बेसिस के साथ जाके के जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट हो जाता है और एंजाइम्स जो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं उसके एल्काइलेटेड बेसिस को, वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस रुक जाती है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये कैसे डीएनए को डैमेज करता है, ये क्रॉस लिंकिंग कर देता है। जो डीएनए के बॉन्ड्स हैं उनके बीच में एटम्स का बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता और सिंथेसिस जैसे कि उसके आगे रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती। फिर थर्ड इसमें आता है कि ये मिस पेयरिंग करा देता है। जो हमारे डीएनए के बेस पेयर्स हैं ए टी जी सी, इनको आपस में पेयर करना होता है, ये गलत एक पेयर को दूसरे गलत पेयर के साथ, बेस को दूसरे बेस के साथ पेयरिंग करवा देगा, जिसके साथ उसकी पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से डीएनए में म्यूटेशंस आएंगी और म्यूटेशंस की वजह से रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास इसके यूजेस। सिस्प्लैटिन को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में। इसके अलावा इसको हम ओवेरियन ट्यूमर्स में यूज कर सकते हैं और ब्लैडर कैंसर में भी यूज कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है मिसलेनियस कैटेगरी में, मीटोटीन। मीटोटीन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहाँ पे गिवन है। इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक बेंजीन है जिसके ऊपर 2 पोजीशन पे क्लोरो है, दूसरी है जिसके 4 पोजीशन पे क्लोरो है। तो अगर हम इसको बेंजीन का डेरिवेटिव बनाएं और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, फिर आगे ये हमारे पास डाइक्लोरो इथेन है, तो हम इसको बोलेंगे 1 क्लोरो, देन 4 के ऊपर हमारे पास आगे 2 डैश डाइक्लोरो, फिर 1 डैश के ऊपर हमारे पास 2 डबल डैश क्लोरोफिनाइल इथाइल बेंजीन। फिर हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन माइटोटीन का हमारे को क्लियर नहीं है, बट फिर भी माना ये जाता है, जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें ये रिपोर्ट किया गया है कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं उसका मेटाबॉलिज्म को ये मॉडिफाई करते हैं या उसके ऊपर ये इफेक्ट दिखाती हैं, जिसकी वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए वगैरह की फंक्शनिंग है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। फिर हमारे पास आता है यूजेस इसके हैं इन एडिनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स में, कशिंग सिंड्रोम में इसको यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने सारे एंटी कैंसर ड्रग्स किए। सबसे पहले हमने एंटी कैंसर क्या है, कैंसर के टाइप्स क्या हैं, कैंसर के कॉजेस क्या हैं, फिर कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स क्यों देते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो हमने स्ट्रक्चरल बेस्ड क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने पहले एल्काइलेटिंग एजेंट्स किए, फिर हमने एंटी मेटाबोलाइट्स किए, फिर एंटीबायोटिक्स किए, फिर प्लांट प्रोडक्ट्स किए और फिर लास्ट में हमने मिसलेनियस एजेंट्स किए, सबके बारे में हमने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी कैंसर ड्रग्स. In the next lecture, we'll start with a new topic, and with this, the unit first comes to end. Thank you.